पीडियाट्रिक स्टार्ट हो गया। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एक्सेस यहाँ तक यहीं से पता नहीं, मुझे तो फोटो डेफिसिट का भेजा खान साहब ने, फिर वो निकालो डेफिसिट यहाँ तक यहीं से, ये लिख लिया था यहीं से। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और हाइपर वॉल्यूम और हाइड्रेशन इसको हम बोलते हैं। सो इसकी बात करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, उनको हम डिस्कस करेंगे कुछ। आई थिंक बहुत सारे दिन हो गए क्लास हुई नहीं अपनी वापस रिनल सिस्टम पे, तो बहुत सारे नए आगे होंगे। कौन कौन है जो आज पहली बार है? कल की क्लास काउंटेड नहीं है। रिनल सिस्टम में पहली बार कौन बेटे? ओके, सो आप लोगों के लिए सिस्टम जो है वो मिड से स्टार्ट हुआ है। अर्ली पार्ट जो था एनाटॉमी पार्ट, फिजियोलॉजी पार्ट, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अभी हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो है डिजीज पोर्शन, वो हम स्टार्ट कर देंगे। मोस्टली मेरी क्लासेस आएगी तब एक क्लास और लगेगी इसमें, उसके बाद डिजीज स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी मेरा नंबर है नहीं, अभी तो यही चलेगा आपका ओबीजी एंड पीडियाट्रिक, वो आप कंटिन्यू करते रहेंगे। आज सर अवेलेबल नहीं है, सर की इवनिंग ड्यूटी थी तो इमरजेंसी में मेरे को आना पड़ा, उठ के नाइट ड्यूटी से फिर आना पड़ा, आज भी कोई पढ़ाना ही पड़ेगा। मैं नहीं आना चाह रहा था लेकिन फिर भी आना पड़ा। एक तो आप इतने ओवर एक्साइटेड मत हो करो, है ना? हमारा संघर्ष जो है, हमारा संघर्ष जो है वो हो गया बस, बहुत अभी ज्यादा संघर्ष नहीं करना है। कल मैं कुछ ऐसे सुन रहा था तो उसमें वो बोल रहा था कि पहले क्या फैमिली बहुत बड़ी होती थी, फैमिली बहुत बड़ी होती थी, 8-10 लोग होते थे, एक ही फैमिली में 4-5 भाई, 3-4 बहनें, माता जी पिताजी। तो उससे बोला कि पहले कमाने वाला एक ही आदमी होता था और 9 लोग खाने वाले होते थे, इसलिए नाम रखा नौकरी। बाद में गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट चेंज किया, उन्होंने बोला हम दो हमारे दो, कितने हो गए? 4। तो फिर नौकरी को चेंज करके चाकरी कर दिया, नौकरी चाकरी होता है। बाद में 4 का भी पेट भरना मुश्किल हो गया, तो जो नौकरी करता है आज के टाइम में वो सिर्फ अपनी पेट को, अपनी तन को भर सकता है, इसलिए उसका नाम रख दिया तनख्वाह, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह है उससे आप अपनी तन को पूरा कर सकते हैं। दूसरे लोगों को कर पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके बाद अब तो ऐसा हो गया कि तन भी पूरा नहीं होता, लेकिन आदमी जैसे ही लगता है ना अब मैं कमाने लगूंगा, तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या होती है? आपकी सैलरी आ गई जैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए अभी, और पहली ख्वाहिश क्या है मन में? तो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है आज के टाइम में, मैंने पहले भी बोला था कि घर में खाने के लिए एप्पल हो या ना हो, पर जेब में क्या होना चाहिए? आईफोन एप्पल होना चाहिए, वो सबसे बड़ी ख्वाहिश है लोगों की, पता नहीं, जिसको हम बोलते हैं सेल फोन। तो ये हाँ कुछ की नहीं होगी, एक्सेप्शनल तो होता है हर जगह। तो कुछ लोग छोड़ के जिनकी भी ख्वाहिश थी कि आप सेल फोन चाहिए, तो इसलिए इसका नाम रखा सैलरी। तो इससे सिर्फ क्या आ सकता है आपका सेल फोन, और आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा जब तक आपकी सैलरी आएगी तब तक। तो ये ख्वाहिशें तो है, ऐसी चलती रहेगी। और वो याद है बस कुछ ही दिन और फिर अच्छे दिन आने वाले। पिताजी बोलते हैं बेटे को, याद है ना, भूल गए? बच्चा स्कूल जाना जब स्टार्ट करता है तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा बस थोड़ा सा पढ़ ले, फिर मजे ही मजे है। बेटा उसी चक्कर में 10वीं पास कर लेता है, टॉप कर लेता है 10वीं तक। कोई भी 10वीं टॉप करूंगा तो पापा बोला था मजे ही मजे है। टॉप किया, पूछा पिताजी अब तो टॉप कर लिया मैंने, बोल टॉप कर लिया, अब कहाँ मजे बताओ? बोला बेटा बस 12th पास और करनी है, फिर देख तो देख जिंदगी में कितने मजे हैं। बोला ठीक है। वो उसके चक्कर में 2 साल और पढ़ा, फिर टॉप किया, फिर पूछा पिताजी क्या करें? मजे। बोला बस बेटा एक बार नर्सिंग कर ले तुम, और ये जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट होगी जिंदगी में क्या आएंगे? मजे ही मजे हैं। ठीक है, नर्सिंग करी, नर्सिंग करके आपके साथ इधर बेटा, और नर्सिंग मतलब यहाँ पहुंच गया, नर्सिंग कंप्लीट हो गई, 4th ईयर पास हो गया, टॉप कर लिया यूनिवर्सिटी। फिर पूछा पिताजी नर्सिंग भी हो गई अब? बोला एक बार कोचिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बन जा, देख फिर कितने मजे आते हैं। बोला ठीक है। फिर पढ़ाई करी, नॉट सेट लिया, टॉप कर लिया, नर्सिंग ऑफिसर बन गया, सैलरी भी आ रही लेकिन मजे नहीं आ रहे। फिर पिताजी को बोला पिताजी मजे। पिताजी ने बोला बेटा बस थोड़े दिन रुक जा, हम लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी हो जाएगी, फिर बाद में फैमिली चलेगी। तो बोला ठीक है, शादी करा दी, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बट वो लाइफ में जो जो सोचा था ना मजे आने वाले, वो तो है ही नहीं। और अब सिचुएशन ये हो गई कि उसका बच्चा 5 साल का हो गया, और वो बच्चे को बोल रहा बेटा बस 10वीं पास कर ले, फिर तेरी जिंदगी मजे ही मजे। सो ये लाइफ इसी तरह से चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो बस यही लाइफ है, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, और आप भी आगे वालों को बोलते रहोगे और वो आगे चलता रहेगा। बस तो फिर जिंदगी एक ही है, मजे लेते रहो और पढ़ाई करते रहो। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सिलेक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं, बातें होगी बहुत सारी, लिमिटेड टाइम, क्योंकि ये सेकंड क्लास में बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, पहली क्लास में ज्यादा टाइम होता है कान साहब के पास। नर्वस सिस्टम, सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या हाइपरवोलेमिया। ओके, ये होता है हाइपरवोलेमिया और दूसरा है हाइपोवोलेमिया। क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन है, हाइपरवोलेमिया और हाइपोवोलेमिया दोनों स्टेट में अगर हम इस नर्वस सिस्टम या ब्रेन की बात करें, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे या सेम प्रॉब्लम होगी? हाइपोवोलेमिया है और हाइपरवोलेमिया है, दोनों स्टेट में सेम सिम्टम आते हैं ब्रेन पे, अलग अलग आते हैं। ओके, ब्लड सप्लाई में क्या डिफरेंसेस होगा? हाइपरवोलेमिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और हाइपोवोलेमिया में कम हो जाएगी। तो फिर ऐसा क्यों होता है? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो कब होना चाहिए? जब न्यूरॉन के पास ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होती है, एट दैट टाइम न्यूरॉन का फंक्शन अल्टर्ड होगा, एंड बॉडी के अंदर पहला जो सिम्टम आता है जब भी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की कमी होती है वो ब्रेन का आता है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होता है। यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि हाइपरवोलेमिया हो रखा है और ब्लड सप्लाई भी आपके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है अल्टर्ड? और भी देखो आप, हेडेक, हेडेक भी कब होता है? जब आप चाय नहीं पीते हो, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिला है, मिलते ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ तो ज्यादा मिल रहा है ना, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो हेडेक क्यों होना है? विजुअल डिस्टर्बेंसेस, स्केलेटल मसल वीकनेस, क्यों?
सो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम हो रही है हाइपरवोलिमिया के अंदर, वो हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आईसीपी का मेन रोल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। आईसीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हाइपरवोलिमिया में यही सिम्टम आएंगे, बट वहाँ कोज डिफरेंट है। वहाँ पे ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से होगा, लेकिन यहाँ पे मेन रीजन क्या है, हाइपरवोलिमिया की वजह से वॉल्यूम ब्रेन में ज्यादा पहुंचेगा। तो आईसीपी क्या होगा, आईसीपी जानते हो, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल लेवल इज 5 to 15 mm ऑफ एचजी, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इसके रेंज में है तो ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा, इससे ज्यादा है तो फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इंक्रीज आईसीपी का पहला सिम्टम यही आता है, अल्टर्ड एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये होगा, हेडेक होगा ऑब्वियसली, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा एंड स्केलेटल मसल वीकनेस। जब ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो फिर उसकी वजह से ऊपर से कंट्रोल नहीं, तो फिर सारी चीजें अनकंट्रोल मसल वीकनेस भी कॉमन देखने को मिल सकता है। क्लियर है, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है हाइपोवोलिमिया के साथ में, ध्यान रखें। वहां भी ये लिखा होगा, ये भी होगा, ये नहीं आएगा, मतलब अलग, इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे वहां पे, पर ये तीनों तो आप ध्यान में रखें। क्लियर है, नर्वस सिस्टम। तो कल आपके सामने बहुत सारे हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो रहेंगे, मिले आप लोग, आए कोई क्या, नहीं आए, आएंगे कल बहुत सारे आएंगे, और आप लोगों के सामने आप ही के दोस्त होंगे यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे होगा, नहीं जानते तो कल जान जाओ, तो यूट्यूब पे या कहीं वहां मिलते थे आपको रोज गुड मॉर्निंग इवनिंग करने वाले, वो सब मिलेंगे कल आपको। अच्छा ये ऐसा था, मैं तो पता ही नहीं, मैं तो कुछ और सोच के मैसेज कर रहा था। चले आगे, नेक्स्ट, पैरास्थीसिया नमनेस, लास्ट में लिखा है पैरास्थीसिया या नमनेस। नेक्स्ट सिस्टम इज रेनल सिस्टम, यस रहेगा। तो कल आप लोगों को जो है यूनिफॉर्म में आना है, हाँ यूनिफॉर्म मतलब टी शर्ट पहन के आना है, कोई स्कूल ड्रेस नहीं आपकी जो है, हमें तो आज तो 15 अगस्त है, आज तो मतलब पहन के आएंगे। सो सर ने बोला ऐसा मुझे कि एक तो आप लोग जो है हमारे बुजुर्ग आदमी खान साहब से बहस करते रहते हो आप लोग, इसने भी नहीं पहना तो मैं भी नहीं पहनूंगी, उसने तो पहन लिया मैं तो नहीं पहनूंगी, ये तो ऐसे नहीं करना है, वो बेचारे गार्ड है बाहर, गार्ड को जानते हो सब, तो वो खान साहब से बहस नहीं करना है किसी को, और वो ओल्ड एज में है, बोलते तो ठीक है कल से पहन लेंगे बस, वो भी खुश हम भी खुश है, कल का कल देखेंगे वापस। समझते आप लोग वहाँ बहस करने में लग जाते हो, मानते नहीं हो कि भाई उससे आप लोग उससे लड़ रहे हो, नहीं उसने तो पहना ही नहीं, मैं क्यों पहनूंगा, मेरा तो गंदा हो गया, गीला हो गया, ऐसे बहाने क्यों लगा, आप तो प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल आंसर देना है, कल से मैं भी पहनूंगी बस, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है कल से पहन के आएगा, कल का बात है कभी, तो फिर क्यों टेंशन लेना। चलो आगे नेक्स्ट मूव करें, रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम की बात करें तो रेनल सिस्टम में दोनों थिंग्स हो सकती है, वन इज हाइपरवोलिमिया का कोर्स है किडनी फेलियर, अगर बॉडी में रेनल फेलियर है या किडनी फेलियर है तो उससे क्या हो सकता है, हाइपरवोलिमिया हो सकता है, और ये सुन लो, सो अगर रेनल फेलियर हो रखा है इन दैट सिचुएशन यूरिन आउटपुट क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, एंड अगर किडनी इन्वॉल्व नहीं है हाइपरवोलिमिया में, इफ कोर्स इज नॉट रिलेटेड टू किडनी, देन यूरिन आउटपुट कंपनसेशन से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेनल सिस्टम में जो है वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर, किडनी इज इन्वॉल्व देन यूरिन आउटपुट डिक्रीज, इफ किडनी इज नॉट इन्वॉल्व देन उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट कंपनसेशन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो यह लिखा है इंक्रीज यूरिन आउटपुट किडनी कैन कंपनसेट, अगर किडनी में एबिलिटी है और ठीक है तो कोई इशू नहीं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा के और ठीक कर देगी वापस। डिक्रीज यूरिन आउटपुट किडनी डैमेज, अगर किडनी में इशू है तो फिर वो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंटेगोमेट्री सिस्टम रेनल के बाद, तो स्किन बहुत हेल्प करती है जब भी हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, ओवर हाइड्रेशन की बात करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं स्किन के थ्रू, देख के बता देते हैं स्किन ट्रिगर हेल्प करता नहीं करता है। तो इंटेगोमेट्री सिस्टम स्किन की बात करें, कैसा मिलेगा स्किन, ड्राई, ड्राई क्यों होगा भाई, मॉइस्ट हो जाएगा, बाहर आएगा पानी क्या है? क्लियर क्लियर। नेक्स्ट इंटेगोमेट्री सिस्टम, सो स्किन की बात करें यहाँ पे, पिटिंग एडिमा, एडिमा जानते हो, सो एडिमा दो टाइप का हो सकता है, एक लोकलाइज्ड एडिमा और एक होता है जनरलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड यानी बॉडी के एक सिंगल पार्ट में है तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड, होल बॉडी में तो जनरलाइज्ड या फिर एनासार का, और दोनों ही कंडीशन में आपको पिटिंग और नॉन पिटिंग दोनों टाइप का एडिमा हो सकता है। पिटिंग का मतलब है लाइक ये स्किन पे स्वेलिंग हो रही है और आप इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे कंप्रेस करेंगे से, अगर ये वापस ऊपर नहीं आ रहा है, इस गड्ढे को हम बोलते हैं पिट, इसको हम क्या बोलते हैं पिट, और इसीलिए इसका नाम क्या है पिटिंग एडिमा। जब कुछ रेनल फेलियर के पेशेंट्स जो आते हैं लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उनके, उनमें आप देखते हैं एल्बुमिन की कमी से जब आप ऐसे कंप्रेस करते हैं तो अंदर ही हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, दैट इज नोन एज पिटिंग एडिमा। तो यहाँ पे आपको पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा ड्यू टू द एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली कौन सी एरिया में, डिपेंडेंट एरिया, डिपेंडेंट का मतलब लाइक मेरे हैंड्स जो है वो लटके ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं, तो यहाँ पे एडिमा सबसे पहले होगा, पैर आप बैठते तो ये पैरों में, यहाँ एडिमा सबसे ज्यादा ये डिपेंडेंट लिम्ब है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। स्किन का कलर पेल एंड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से कूल स्किन आपको मिलेगी, तो ये इंटेगोमेट्री सिस्टम से। 2 डेज का जो है आपके गेम्स का जो था उससे आप लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डाइवर्ट हो गए होंगे आप तो, है नहीं हुए, अभी भी वही चल रहा है दिमाग में है, अरे डाइवर्सन के लिए तो रखा था थोड़ा, आप अपने आप को थोड़ा अलग कुछ कर सको, है अभी तो सर वो हाथ दुख रहा है उससे डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हैं, 2 दिन उससे लगेगा, अभी तो 10 एक वीक लगेगा तब तक बॉडी ठीक होने में, फिर देखेंगे डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए, है डांस, डांस तो पता नहीं, मैं तो चला गया था 5 बजे, तो वो आप क्या पता खान साहब ने किया है, खान साहब ने 40 अभी तो चले गए थे नहीं, कोई नहीं आप कल करना, कल लगे सारा डांस। नेक्स्ट जीआई सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, सो बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या है ज्यादा है, तो बॉडी का हर एक ऑर्गन या हर एक पार्ट कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, और उस वजह से जो आपका जीआईटी सिस्टम है वो मोटिलिटी को इंक्रीज करके इसको क्या करेगा, बॉडी से आउट करने की कोशिश करेगा,
जीआईटी से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, यस और नो? आईएस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय व्हिच पार्ट ऑफ जीआईटी? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इलियम, दैट इज द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद नंबर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लगभग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ही है, ज्यादा नहीं है। तो पहले नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो वाटर ज्यादा है, अगर ये और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंडीशन में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो ये मोटिलिटी को बढ़ाएगा, मोटिलिटी यानी पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस से ज्यादा होगा तो पेशेंट में क्या हो जाता है? पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, और बॉडी में क्या हो जाता है? डायरिया। और डायरिया होता है तो बहुत सारा वाटर लॉस होता है, लूज टू रहता है, वाटर लॉस होगा और उससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो डायरिया हो सकता है पेशेंट में, दिस इज अगेन डायरिया। इंक्रीज बॉडी वेट। नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन के वेट का, तो आपके वेट का नियर बाय 60% आपकी बॉडी में क्या है? 60% वाटर होता है। तो आपके वेट का जो मैक्सिमम कंपोजिशन है वो वाटर है। और इस वाटर का अगर कंपार्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वेट में सडनली चेंजेस आते हैं। लाइक अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सडनली वेट बढ़ेगा, तो अगर सडनली फ्लूइड डाउन हो गया, लाइक जो डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया के साथ जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, आप देखते हैं बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं 2 दिन में 4 दिन में, जब कंटीन्यूअस लूज मोशन होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे कौन लॉस फ्लो है? वाटर, और वाटर का ही मेन रोल है बॉडी वेट में। तो वाटर बढ़ेगा तो बॉडी का वेट क्या होगा? इंक्रीज। लिवर एनलार्जमेंट, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाएगा, लेपेटिक एन्सेफेलोपैथी आपको देखने में यहाँ पे मिल सकती है। असाइटिस, एक्सेस फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से बाहर आके जो आपके ट्रांस सेलुलर कंपार्टमेंट, लाइक जो भी बॉडी कैविटीज है वहां जाकर डिपॉजिट होगा। जिसमें मेजर कैविटी कौन सी बॉडी में? पेरिटोनियल कैविटी इज द लार्जेस्ट सीरियस कैविटी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी, तो वहां जाकर डिपॉजिट होगा और क्या हो जाएगा? असाइटिस। हो गया? असाइटिस जानते हो? इधर एब्डोमिनल जो पेरिटोनियल कैविटी उसमें नॉर्मल से कितना नॉर्मल फ्लूइड होता है पेरिटोनियल कैविटी में? नॉर्मल फ्लूइड अमाउंट इन पेरिटोनियल कैविटी है 40 30 ml। 30 के आगे क्या है? 30 लीटर, 30 मिलीलीटर, ml। ओके। और ये असाइटिस कब होगा? मोर देन 30 ml, 50 ml। नेक्स्ट, जेड बना दिया सर ने, ये लिख लिया? कोई नहीं, सर पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट, लेबोरेटरी फाइंडिंग। सो लेबोरेटरी फाइंडिंग में जब बॉडी में वॉल्यूम बढ़ता है तो लगभग सारी चीजें डिक्रीज हो जाती है जो हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे पहला लिखा है यहाँ पे ऑस्मोलिटी। व्हाट इज ऑस्मोलिटी? व्हाट इज ऑस्मोलिटी? पढ़ा तो दिया मैंने। क्या है ऑस्मोलिटी? क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन, दैट इज कंसीडर्ड इन ऑस्मोलिटी। और इसको हम पर केजी में कंसीडर कर रहे हैं तो ऑस्मोलिटी, और पर लीटर में कंसीडर करते हैं तो ऑस्मोलारिटी। सो जब आप ब्लड सैंपल लेंगे तो वहां पे वॉल्यूम क्या है? फ्लूइड ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेयर टू सोल्यूट। और जब सॉल्वेंट बढ़ेगा तो ऑस्मोलिटी क्या हो जाती है? कम। और थिकनेस जो हम हिंदी में बोले या नॉर्मल समझे तो ठीक गाटा वाला, गाटापन। जब आप चाशनी बनाते हैं शुगर वाली, तो उसमें आप 1 गिलास डाला और शुगर डाला, उससे चाशनी बना दिया, उसमें 4-5 गिलास पानी और डाल दो तो फिर थिक रहेगी या थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो उसकी ऑस्मोलिटी कम होगी, जितना गाटा होगा उसकी ऑस्मोलिटी उतनी ज्यादा है। नेक्स्ट, हेमेटोक्रिट। व्हाट इज हेमेटोक्रिट? इट्स द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड सेल। जो भी ब्लड सेल्स है उनमें आरबीसी का परसेंटेज कितना है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट। व्हाट इज नॉर्मल दिस हेमेटोक्रिट? नॉर्मल हेमेटोक्रिट है, अब मेल फीमेल अलग अलग होता है, हम नॉर्मल बात करें कितना होता है। सो 43 इज वेरी लो, सो इट इज नियर बाय 46, 38 टू 46 परसेंटेज हम बोलते हैं। बाकी मेल और फीमेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मेल में 50 तक भी जा सकता है ये, और फीमेल में 45 46 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा ये हेमेटोक्रिट परसेंटेज। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट रूप में वैल्यूज थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, कुछ कम थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। बीयूएन, व्हाट इज बीयूएन? फुल फॉर्म बोले आप बिल्कुल परफेक्ट हो। बीयूएन ब्लड यूरेन नाइट्रोजन, मुझे तो आता ही नहीं है बिल्कुल ये। सो ब्लड यूरेन नाइट्रोजन बीयूएन। सो क्या है बीयूएन बताया तो था? इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो ये बॉडी के अंदर बनेगा और किडनी को क्या करती है? आउट करती है। लेकिन जब ये बीयूएन लाइक 1 लीटर है और उसमें अगर 100 ग्राम बीयूएन है, जस्ट एग्जांपल, अब ये 100 ग्राम ही है पहले से ही, लेकिन ये 1 लीटर का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर हो गया, तो अब 1 लीटर में कितना आएगा? 50 ग्राम ही आएगा। तो ये कम हो गया नहीं हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशनल। डाइल्यूशन की वजह से कम हो गया, जैसे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल एनीमिया, वैसे ये डाइल्यूशनल बीयूएन। और ये लिखा ना डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, सोडियम का लेवल भी कम क्यों हुआ है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। अरे घर पे बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाया 4 लोगों के लिए और बनाते टाइम 2 और आ गए या 4 और आ गए, 8 हो गए। अब क्या करें? दूध भी नहीं है तो उसमें 4 कप क्या मिला दिया? पानी, बाकी कुछ नहीं मिलाना भूल गए, तो स्वीटनेस सेम रहेगी या कम हो जाएगी? मिल्क का टेस्ट भी चेंज होगा, सब क्या हो जाएंगे? कम। शुगर तो अभी भी उतना ही है लेकिन आपने पानी ज्यादा मिला दिया, इसलिए स्वीटनेस क्या हुई है? कम। तो सोडियम बॉडी में वही है सेम 135 टू 145, बट वाटर का कंपोजिशन क्या हो गया है? ज्यादा, और उसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन उसकी कम मिल रही है। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये सारे डिक्रीज हो गए हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर। पीडियाट्रिक और ओबीसी सर दोनों साथ में पढ़ाया, तो आई थिंक दिस इज मोर बेनिफिशियल आई थिंक, क्योंकि बच्चा और जो ये ओबीसी दोनों रिलेटेड ही है। ओबीसी से बच्चा डिलीवरी नहीं होने से पहले या डिलीवरी तक भी बच्चा ओबीसी में रहता है, फिर बाद में शर्मा सर के पास जाता है, तो साथ में पढ़ाया, तो आई थिंक कंपैरिजन आप देख सकते हैं वहां पे। यस, नेक्स्ट आ गया हमारा रोल, तो बहुत बाद में आएगा, किडनी बहुत बाद में आती है। मैनेजमेंट। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, अगर वॉल्यूम एक्सेस होगा तो हम फ्लूइड को क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ज्यादा फ्लूइड देना नहीं है आपको। जो भी कोर्स है उसको बंद करना है, अगर आप एक्सेसिव आईवी थेरेपी लगा रहे हैं तो उसको बंद करना है, स्लो करना है, और ओरल जो भी ले रहे हैं उसको भी थोड़ा कम करना है। बाकी हमारा मेन मैनेजमेंट डायबिटिक्स हम लगा सकते हैं। अगर किडनी क्या है?
नॉर्मल है. सो प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड ओवरलोड एंड रिस्टोर द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस. एडमिनिस्टर्ड डायरेटिक्स. डायरेटिक्स के अंदर जो मेनली हम यूज करते हैं वो है आपकी लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक्स जो एग्जांपल आप लोग लेसिक्स बोलते हैं वो लेसिक्स नहीं हो, क्या है? फ्रूसेमाइड. हाँ, फ्रूसेमाइड विच इज एन केमिकल नेम जो हम बोलते हैं वो याद रखना है. ब्रांड नेम इज लेसिक्स जो आप बोल रहे हैं. ये आपके लूप फैलने के असेंडिंग लिंक पे वर्क करता है, इसलिए इसका नाम है लूप डायरेटिक्स. और ये बहुत ज्यादा डायरेटिक इफेक्ट करवाता है, जो मैं आगे लास्ट में पढ़ाऊंगा सारी ड्रग्स एंड ऑफ द सिस्टम, वहां पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ये दे सकते हैं, इससे आउटपुट बढ़ेगा और आपका फ्लूइड वापस नॉर्मल हो जाएगा. तो रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड. जब भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है तो सोडियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है. क्योंकि सोडियम कौन सा कंपोनेंट है? इट्स ए हाइड्रोफिलिक. सो सोडियम का लेवल बढ़ने से भी हाइपरवोलेमिया हो सकता है, क्योंकि ये वाटर को भी अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा और वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा. सो इसलिए सोडियम पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाना है, उसके साथ में वाटर पे भी रेस्ट्रिक्ट करना है. और आईओ चार्टिंग एंड मॉनिटर वेट. वेट मॉनिटरिंग करने से आपको पता चलेगा कि कितना फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है या लॉस हो रहा है बॉडी से डेली बेसिस पे. वेट का राइटिंग इक्वेशन भी आ रहा है. जब भी वेट मॉनिटरिंग करते हैं तो सेम टाइम पे करना है और सेम क्लॉथिंग्स और जो भी शूज साथ में थे या नहीं थे वही शूज रखने हैं. एक दिन इतने बड़े पहन लिए ऐसे वाले, एक दिन है ही नहीं बिना शूज के कर रहे, आधा किलो तो उसका वेट था. तो इसलिए वो भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर बाद में गलत हो जाता है. तो वो सेम होना चाहिए सब कुछ. एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि डाइल्यूशनल होने की वजह से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको ये इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी यहाँ पे प्रॉपर चेक करते रहना है. सो दिस इज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. लिखना है. ड्रेस, हाँ कल ड्रेस में आना है. कौन सा तुम्हें कोई वो दे रखा है प्रॉपर ड्रेस की जो कंपल्स है? अभी इतनी सर्दी भी नहीं आई है, अभी केजरीवाल का मतलब आया नहीं बाहर अभी तक. लिख लिया. अभी तो विंटर का सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी सारा विंटर नहीं है, तो अपने आप को बचा के रखना है. और आप स्वेटर्स पहन सकते हैं चाहे तो, कोई इश्यू नहीं है. लिख लिया. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. वो करें आप लोगों से ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कल सर, कल सर मतलब आप ही करने वाले सर यहाँ पे है. कल आपका तो देखना है, आपको आने वाले लोग बोलेंगे उनका काम है ज्यादा. हमें टेंशन हो रही है कि खान साहब के आज नाइट ऑफ है, वो तो कोई इशू नहीं, मेरे आज और नाइट एक दिन. तो मैं दिन से यही सोच रहा हूँ, पता नहीं केस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरी रात प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है. तो वो करो आप लोग. ड्रेस वेस सब ठीक है, जो तुम पहनते हो सब ड्रेस ही है, कौन सा कोई ड्रेस स्पेशल कोड रखा हुआ है, यही है ड्रेस, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यानी वॉल्यूम का कम हो जाना. अच्छा, कुछ प्रोग्राम भी रखे हुए, प्रोग्राम भी कुछ है, आप लोगों को नाम लिए होंगे ना बस. अच्छा नहीं लिए, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी यहाँ था नहीं. नहीं है कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कुछ नहीं है? है, चलो ठीक है. नेक्स्ट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, डिक्रीज बॉडी वॉल्यूम. देखो आप लोग जो है अननेसेसरी ज्यादा वो आवाज नहीं करनी है, मैं आवाज सुनते फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं वो चेंज हो जाता है मूड पूरा. तो जो चल रहा है वो चले दो अभी, और फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. बाहर से पता नहीं वैसे कोई आवाज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रही है आवाज है, वो म्यूजिक चल रहा है लगी, और उसी म्यूजिक में आप कोई अभी नाचने की इच्छा हो रही है आप सबकी है. सो वॉल्यूम का डिक्रीज होना, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. डिक्रीज होने के रीजन की अगर हम बात करें तो दो रीजन मेन हो सकता है. पहला, या तो आप ड्रिंक ही नहीं करें वाटर, सो डिक्रीज इनटेक. या फिर भाई आप ड्रिंक तो करते हैं पर बॉडी से क्या हो रहा है उसका लॉस हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज आउटपुट, या किसी वजह से लॉस होना, इंजरी होने से, कोई भी वजह से बॉडी से ज्यादा बाहर निकल रहा है. सो मेनली होने के चांसेस दो हैं, या तो इंटेक कम है या फिर आउटपुट ज्यादा है, बाहर बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उससे आपकी बॉडी में वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है. अब ये इंटेक के अंदर भी हम तीन कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ भी तीन कंडीशन देख सकते हैं कि आप सिर्फ वाटर ही ड्रिंक कर रहे हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूट नहीं है, तो उसकी वजह से सॉरी जो ड्रिंक खा रहे हैं सिर्फ सोडियम या ऐसा कुछ खा रहे हैं लेकिन वाटर नहीं पी रहे, तो वहाँ पे हाइपरटोनिक हो सकता है. तो इसकी भी तीन टाइप पढ़ेंगे. इसमें भी तीन, तो टोटल कितने टाइप का डेफिसिट हो सकता है? तो नॉट 6, तीन ही होंगे, आउटपुट तो दोनों कोर्स तो एक ही है ना. तो तीन टाइप हम पढ़ेंगे. वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक डेफिसिट. सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप हम पढ़ते हैं, सारा लिखा हुआ है, अभी पढ़ा दूंगा मैं, सब लिखा हुआ लिख लेना. सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन या जो डेफिसिट की बात करें वो है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जहां पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक. लाइक वोमिटिंग होना, डायरिया होना. डायरिया मतलब वैसे हाइपरटोनिक ज्यादा देखेंगे, वहां वाटर ज्यादा होता है डायरिया में, लेकिन वोमिटिंग इज एन एग्जांपल. अदर लाइक किसी को इंजरी हुई, वुंड हो गया और वहां से ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड जब लॉस होगा तो सोल्यूट भी लॉस होगा और सॉल्वेंट भी लॉस होगा, दोनों लॉस होंगे, तो वहां पे आपको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा. हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपो का मतलब हो गया ऑस्मोलिटी कम हो गया, मतलब लॉस किसका हो रहा है? लॉस किसका हो रहा है? सोल्यूट का लॉस हो रहा है. बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोल्यूट यानी लॉस अगर हो रहा है, जैसे बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोडियम यूरिन के साथ लॉस होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है. वैसे ही हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, यहाँ पे टॉन्सिटी क्या हो गई है? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और वो कब हो सकता है? जब सोल्यूट का तो रिटेंशन हो रहा है लेकिन सॉल्वेंट लॉस हो रहा है. लाइक सोडियम एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो गया, एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, लेकिन वाटर आपका एब्सॉर्ब नहीं होगा, तो उससे क्या हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है. तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज dehydration or fluid volume deficit occur when the fluid intake of the body is not sufficient to meet the fluid need of the body. The goal of the treatment is to restore fluid volume, replace electrolytes and eliminate the cause of fluid volume deficit. तो goal सिंपल सा है, जो भी प्रॉब्लम हुई है पहले उस कोर्स को हटाएं और वापस उसको रिस्टोर करें,
और इन सब चीजों से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको करेक्ट करना जरूरी, नहीं तो वो आपके हार्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करता है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो तीनों आपको ध्यान रखना इसमें। जब मेरी या शादी होती है कुछ भी, सब स्पेसिफिकली मेरी तो बहाना है, बाकी मेन चीज जीमना। जब कोई जीमना होता है ना, जीमना जीमना जानते हो, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पड़ोस वालों को। पड़ोस पास में होता है ना, लाइक अगर आपके हॉस्टल के पास में है तो फिर आपको बहुत वो लगेगा, क्योंकि आप जा भी नहीं सकते और देखे बिना रह भी नहीं सकते। लाइक सुबह से क्या, मैं घर पे था, नाइट थी तो घर गया सुबह, तो हमारे मेरे जो पास में विला है जो नया बना अभी, सो माई विला नंबर 55 और 56 नंबर, तो उनका आज हाउस वार्मिंग है। सो मैं सुबह से बैठा हूँ घर में और वो बजा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी तरह मेरे से भी वो रहा नहीं जा रहा है जीमना देखे बिना। सो मैं ऊपर गया एक बार, देखने गया क्या चल रहा है भाई। बाद में वापस आया, थोड़ी देर बाद वो आदमी आया मेरे घर पे, उसने ऐसे रिंग किया, रिंग बोला वो देना, मैंने क्या, मैं सोचा मुझे बुलाना आया होगा शायद उसको। उसने बोला वो जैसे वो पूरी बनाने के लिए जो जा रहा होता है वो चाहिए। सो मैंने ठीक है अभी लाख उसको दिया, मैं बोला लाई नहीं, हम तो दे दो अभी, ठीक है। मैं फिर मुझे लगा कि चलो अभी सुबह नहीं है, खाना शाम को, अभी घर पे बना रहे हैं, मतलब मेजर खाना शाम को रहेगा, शाम को बुलाई, दे दिया मैंने उसको। फिर मैं घर पे बैठा हूँ, खाना भी नहीं बनाया, 12 बजे गई तब तक खाना नहीं बनाया, उसी का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आता है वो, फिर वापस आया, मैं सोचा चलो इस बार आया कुछ तो बोला, तो आके मेरे को बोलता है सीजर, सीजर चाहिए था, ये लो भी सीजर। सो अब वो सारा सामान तो लेके जा रहा है, बार बार आ रहा है उधर पास में, और ये नहीं बोल रहा कि खाना खाने आना है आपको। सो मैं हार के, मतलब फिर 1 बजे मैंने फिर बाद में पूरी बनाई और दाल ही बनाई कि चलो हम यही छीन लेते हैं आज। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है कि पड़ोसी बेचारा सामान भी दे रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन उसको नहीं बुलाते लोग। चलिए आगे, जस्ट मजा कर रहा हूँ मैं, आगे नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, द फर्स्ट टाइप इज isotonic dehydration, equal loss of solute and solvent, that is known as isotonic dehydration, or in other words it is known as hypovolemia. जो hypovolemia वो हम इसी के लिए यूज करते हैं isotonic के लिए। So water and dissolved electrolytes are lost in equal proportional, it is also known as hypovolemia. hypertonic dehydration और hypotonic dehydration को हम hypovolemia नहीं बोलेंगे, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम की कमी या जो भी है, पर वहां इलेक्ट्रोलाइट और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लॉस होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस हो रहे हैं एक में इलेक्ट्रोलाइट कम लॉस हो रहे हैं, तो अलग कंडीशन आएगी, उसको हाइपोवोलेमिया नहीं बोलते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। जब हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आपकी सेल है और ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ये एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सोल्यूट की लॉस हो रहा है, एंड सो ये तो लॉस होगा नहीं, सेल वाला तो सॉल्वेंट। लेकिन ऑस्मोलिटी अभी भी क्या है, यहाँ भी 300 है और यहाँ भी कितना है 300 है, दोनों में इक्वल है। जब तक ऑस्मोलिटी में डिफरेंसेस नहीं होगा तब तक फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होगा। सो ये पहला पॉइंट कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में किसी भी तरह का फ्लूइड मूवमेंट नहीं होता है, देयर इज नो फ्लूइड मूवमेंट इन बिटवीन फ्लूइड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर में कोई फ्लूइड मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और जब फ्लूइड मूवमेंट नहीं होगा तो ये वॉल्यूम, तो ब्लड वेसल में इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, बताया मैंने, नॉन सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग डिवाइडेशन हमने किया था। तो ये सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि ये वॉल्यूम ब्लड का कम हो गया है। पहले जो 6787% ब्लड था वेट का, वो रिड्यूस हो गया है, और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, सेल डेथ हो सकती है। सो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन रिजल्ट इन डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, सेल डेथ हो सकती है। सो ये भी कभी-कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि इन व्हिच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन देयर इज नो फ्लूइड मूवमेंट, देन आंसर इज isotonic dehydration does not allow the movement of fluid from one compartment to other compartment, और इसमें वॉल्यूम जो है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अरे मुंह में नहीं खाना है, अभी तो हॉस्पिटल से आए वो। हाँ तो फिर हॉस्पिटल जो है वो सबसे इंफेक्टेड एरिया होता है, और उसमें नर्सिंग वाले सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड होते हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंफेक्टेड पार्ट हमारे हैंड्स, और हैंड में जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, हैंड्स और उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है हमारा या तो पेन या फिर मोबाइल, दो ही होते हैं। इस मोबाइल का अगर आज कल्चर लेना तो इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, इफेक्ट है, रिसर्च भी हुआ इसके ऊपर कि हमारा जो मोबाइल फोन होता है वो सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्पेस है बैक्टीरिया के छुपने के, इसके पीछे कवर लगा हुआ है, कवर के पीछे छुप सकता है बैक्टीरिया फुल। और फिर पेन, और उसको हम अगर, जब से कोविड आया तब से तो हाथ भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, इतना डर हो गया था। अब पहले होता है नोट गिनते थे या पेपर का, तो हम कभी भी मुंह में हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हैंड्स आर वेरी इंफेक्टेड, और स्पेशली नर्स के तो हाथ इंफेक्टेड है। तो इसीलिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसको मुंह में नहीं लेना है, इट्स अ बैड हैबिट्स। और मैंने पहले भी बताया था अबाउट द साइकोसेक्सुअल थ्योरी, वो हम नहीं पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे साइकेट्रिक में। देखिए ये हो गया, वो करें। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, दो अदर टाइप है इसके। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, सो हाइपरटोनिक मींस इंक्रीज टोन, ऑस्मोलिटी यहाँ पे क्या होगी, ब्लड की, ब्लड ऑस्मोलिटी जो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कौन करेगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सोल्यूट मींस लॉस किसका हो रहा है,
सॉल्वेंट का, सो लॉस ऑफ सॉल्वेंट इज मोर कंपेयर टू द सोल्यूट, सोल्यूट का लॉस कम हो रहा है एंड सॉल्वेंट का लॉस क्या हो रहा है ज्यादा। जिनको नहीं, बहुत सारे होंगे जिनको नहीं पता होगा सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, पता एक होता है सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल वर्ड में क्या बनाते हो आप, हाँ शिकंजी, लेमन जूस, वाटर, जो भी बनाते हैं आप, इसमें हम मिलाते हैं सोल्यूट, सोल्यूट में मिलाते हैं हम सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर, एंड सॉल्वेंट होता है वाटर। सो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, जब ये वाला होगा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे सोल्यूट तो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बट लॉस किसका होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट लॉस इज मोर कंपेयर टू द सोल्यूट, दैट इज नॉन एज हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ये आपकी सेल, ये ब्लड वेसल्स, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रासेलुलर। अब यहाँ से क्या लॉस हो गया, वाटर, सॉल्वेंट, इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो गई, इंक्रीज, लाइक यहाँ पे पहले 300, यहाँ भी 300, लेकिन अब इसमें से क्या होगी 400, और यहाँ कितनी है 300। फ्लूइड का मूवमेंट होगा नहीं होगा, होगा, फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इंटरसेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर टू इंटरसेलुलर। सो जिसकी ऑस्मोलिटी ज्यादा वो ऑस्मोटिक पावर शो करेगा, पुलिंग प्रेशर लगाएगा, ऑस्मोलिटी ज्यादा किसकी है, एक्स्ट्रासेलुलर की, सो ये वाटर को अपनी ओर पुल करेगा। सो फ्लूइड विल मूव फ्रॉम इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड द सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगी। जब हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाएगी। तो ये लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट पूछे तो आंसर क्या होगा, इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड विल मूव फ्रॉम इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट ड्यू टू द इंक्रीज ऑस्मोलिटी इन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। Water loss is excess electrolyte loss, the clinical problem that occurs result from alteration in the concentration of specific plasma electrolytes. Fluid moves from the intracellular compartment into the plasma. Plasma means extracellular and interstitial fluid space, causing cellular dehydration and shrinkage. Cell shrink हो जाएगी, shrinkage. So moment clear है, याद रखने का तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, जो लिखा है उसको आपको पुट करना है और समझ जाओगे आप। तो हाइपरटोनिक यानी टॉन्सिटी बढ़ना ब्लड की, टॉन्सिटी बढ़ेगी तो वाटर को क्या करेगा अपनी ओर पुल करेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज पुलिंग प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज पुशिंग प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पुलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, उससे सारा वाटर पुल हो जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्लियर, आपका आई थिंक टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है सिस्टम का, तो है क्योंकि बीच में एक ही क्लास आती है, फिर बाद में गायब हो जाते हैं, और टेस्ट में आता नहीं, ऐसे करते करते सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट इस बार आएगा, नहीं आएगा, है नहीं इस बार तो मैं, वो तो मैं ही डिसाइड करता हूँ क्या आएगा, वो क्योंकि मेरे को जोर आ रहा था देने के लिए, मेरा नहीं, मेरा नहीं आएगा, जो पढ़ा है मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ाया था मैंने, तो क्वेश्चन पढ़ाने पड़ेंगे और वो सब करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं दिया था। इस बार पता नहीं, देखते हैं इस बार वापस, कल तो क्लास, कल क्लास है, कल तो नहीं है प्रोग्राम है ना कल, तो फिर वापस समझ आ जाएंगे परसों से। लिख लिया, नेक्स्ट। आप लोग सब थ्योरी लिखते पूरी पूरी, ऐसा कैसा, इसमें से क्या लिखना वो लिखा करो, सब मत लिखा करो, है मैं तो कल से हेडिंग डाल के लाऊंगा ओनली, बस हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन खत्म, बाकी मैं ऐसे लिखूंगा वही लिखना है बाकी। तो आप वो बहु ऐसा कैसा प्रिंट करते हो फोटोकॉपी की जैसे, और वो फोटोकॉपी क्यों करनी है आपको, तो सेलेक्टेड चीजें लिखो जो आपको लगेगी ये इंपॉर्टेंट, बाकी तो मुझे याद है सारी। नेक्स्ट लिख लिया, नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक। सो हाइपोटोनिक, अब इसमें लिखना क्या, देखो वही लिखना है जो याद रखना, हाइपो जैसे जैसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वर्ड है तो इसके बारे में सोचो, लिखना नहीं है क्या है, हाइपो मींस कम, तो क्या कम है, टॉन मींस फ्लूइड की टॉन यानी ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलारिटी। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन मींस जब फ्लूइड की ऑस्मोलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब कम क्यों होगी, क्या लॉस होगा तब कम होगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट लॉस क्या होगा, सोल्यूट लॉस मोर कंपेयर टू सॉल्वेंट, पानी ज्यादा रह जाएगा, पानी ज्यादा है और सोल्यूट कम हो गया, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब सेल और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोलिटी क्या हो गई है, क्या हुआ है, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज ऑस्मोलिटी, डिक्रीज हुई मतलब नॉर्मल होती है 300, अब ये डिक्रीज मतलब इससे कम हो गई, यानी मान लो 200 हो गई। ज्यादा किसकी है, सेल की है, इसकी सेल की, तो सेल लगाएगी कूलिंग प्रेशर और सारा वाटर का पुल कर लेगी सेल के अंदर, और उसकी वजह से सेल हो जाएगी बड़ी, इसको बोलेंगे सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। यस, बस ये हो गया, दिस इज द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोल्यूट, लॉस इज एक्सीड्स वाटर लॉस, वाटर लॉस मतलब सॉल्वेंट। The clinical problems that occur result from fluid shifts between compartments causing a decrease in plasma volume. प्लाज्मा क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि प्लाज्मा कहाँ चला गया, सेल के अंदर, तो वॉल्यूम क्या हो गया प्लाज्मा का कम, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। फ्लूइड कहाँ जाएगा, तो फ्लूइड मूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसिस इनटू द सेल, causing a plasma volume deficit and causing cell to swell, तो सेल स्वेल आउट होकर बड़ी हो जाएगी और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो ये तीनों टाइप्स क्लियर, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक।
सो तीनों टाइप्स क्लियर है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत डाउट लगा हो तो पूछ सकते हैं, डाउट वैसे आपको होता नहीं है, ये पूछना ही डाउट है, क्यों पूछ रहे सक। कुछ डाउट ऐसे होते हैं जिसमें लाइक अभी मुझे किसी ने पूछा था सर ओआरएस कौन सा सॉल्यूशन है, ये मैं वो नीचे भी यही पढ़ा रहा था लाइव बेस में, सर ओआरएस कौन सा सॉल्यूशन है। मैंने कहा ठीक है भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं होगा तो पूछा होगा, तो बताओ कौन सा है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। सो आई थिंक ये दोनों ही होता है, कैसे होता है उसका रीजन अलग है। सो जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको हम एज आइसोटोनिक यूज करते हैं। सो ये आंसर मैंने बोला आइसोटोनिक है, तो फिर उसने बोला सर इसकी ऑस्मोल 245 होता है, व्हाई इट इज आइसोटोनिक। इट मींस उसको पता था कि आइसोटोनिक नहीं हाइपोटोनिक है, वो जस्ट चेक करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे, आधा घंटा लगाना पड़ा उसके अंदर, तब जाके तो वो ऐसे कुछ चीजें आती है, डाउट लाते हैं तो ऐसे लाते हैं, जो पता है फिर उसको पूछेंगे, तो पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हो चाहो तो, कोई नहीं। लाइक आई थिंक आपने खान साहब से कुछ पूछा था अभी ये क्वेश्चन, खान साहब बोल रहे हैं मेरे को आते ही पूछा उन्होंने कि एलएस का रेशो कितना होता है। मैंने कहा एलएस का रेशो बच्चों को पूछो, मुझे क्या पता, बच्चों में होता है। मेरे में तो 2:1 है, बाकी छोटे बच्चों में स्टार्टिंग से वहां पढ़ते हैं, तो आप वहां पूछो या बच्चे वालों को पूछो, हमें नहीं पता है, हम तो एडल्ट वाले हैं। सो पूछा ना आप लोगों ने, नहीं पूछा? हाँ, तो ऐसे डाउट लाते हो आप लोग, वो बेचारे टेंशन में आ रहे हैं बीपी, आप टेंशन मत लो, आपका डाउट सब क्लियर हो जाए। कितना होता है ऐसे तो 2:1 होता है, 2:1 ही तभी तो जिंदा है, बाकी जिंदा कैसे रहेंगे, अगर 2:1 नहीं रहा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। नहीं तो सरफेक्ट जो अपना सरफेस टेंशन वो सारा होता है, सरफेक्ट वो खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यूनाइजेशन नहीं होगी तो मर जाएंगे। डाउट ये था कि सर 28 वीक पे, 32 वीक पे और 36 वीक पे क्या ऐसे क्या होता है, ये डाउट था। वो पढ़ रहे हैं करेंगे क्लियर, मैं उनको बुक यही लेके आया था, मैं गाई वाली बुक लेके आया, पढ़ो इसमें बैठ के। सो नॉर्मली वैसे तो बेसिकली रेशो 1:1 ही होता है, जहां तक मैंने भी पढ़ा है, पता नहीं अब चेंज हो गया पता नहीं, क्योंकि मैंने पीडियाट्रिक पढ़ी नहीं वापस से। पर नॉर्मली तो जो हम पढ़ते हैं 1:1 लगभग, जब बच्चा 9th जो आपका मंथ है वहां पहुंचता है तब तक ये केस कितना हो जाता है 2:1, उससे पहले तो ये क्या रहता है 1:1 ही रहता है। अब पता नहीं आप लोग बोल रहे हैं कुछ 2:1 भी होता है कहीं पे, 2:1 तो हाँ हो सकता है, ये भी पॉसिबल, मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पीडियाट्रिक पढ़ी नहीं है, पता नहीं, और मैं तो इसमें कोई कमेंट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा ही कमेंट करूंगा। पर जो शर्मा सर तो आते नहीं, उनको भी हम लाने वाले डिस्कशन में, तो थे नहीं आज, तो इसलिए वो आएंगे और वही हम दोनों को बताएंगे, फिर हम दोनों आपको वापस बता देंगे, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे लिख लिया। देखो ये चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है जो अलग अलग बुक्स में अलग मिली, पर हम दोनों ने मिलकर आधे घंटे में 5 किताबें ढूंढी, 5 किताबें पढ़ी, उनमें सब में यही था जो हम बात कर रहे हैं। बाकी देखते हैं और सर आएंगे तब उन्होंने कौन सा क्या रेफर किया। वैसे ये तो आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, ये हमने भी सुना है कि एट द एज ऑफ 7 मंथ बेबी कैन सर्वाइव, बट एट द एज ऑफ 8 मंथ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सर्वाइव कर सकता है बट डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना, आफ्टर 8 मंथ बेबी कैन सर्वाइव इजीली, 9 मंथ में तो इजीली कर सकता है, बट वो उसका रीजन है या कुछ और है, ये तो मैं आज नाइट ड्यूटी में पढ़ूंगा, मैं भी आज जाके। अरे भाई क्या नेक्स्ट causes of dehydration, थर्ड cause ओके सॉरी वो तो हो गया cause, पढ़ते हैं अब 3 cause है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का अलग cause, हाइपोटोनिक का अलग cause एंड हाइपरटोनिक का अलग cause है। इतना कौन कौन करता है, सो आप लिखना तो अभी मैं लिखोगे, लिख लो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे 3 कोर्स लिखे हुए हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के, पहला लिखा हुआ है ले रहे हैं आप लोग इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ सॉल्यूट एंड फ्लूइड्स, तो उस कंडीशन में हो सकता है। सेकंड इज फ्लूइड से बिटवीन कंपार्टमेंट, बहुत बार ऐसा होता है लाइक इंजरी हो गई, एब्डोमिनल इंजरी हो गई और अंदर से आयोटा रप्चर हो गया, एब्डोमिनल आयोटा रप्चर हो गया, तो सारा फ्लूइड कहां चला जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, तो वहां पे फ्लूइड के साथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लॉस होंगे, तो वहां हो सकता है। एंड सेम थिंग ये लिखी हुई है एक्सेसिव लॉसेस ऑफ आउटसाइड लॉस हो रहा है, लाइक वेन आर्टरी कट गई, वेन कट गई और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो वहां भी क्या हो सकता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। सो दीस आर द कोर्स फॉर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, जो सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं उसमें आता है आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। कल आप सबको जो है अपना वो लेना है, क्या लेते हैं कल, समोसा नहीं खाना पियो को, समोसे के पीछे पड़े रहते हो इसलिए नॉट सेट आगे चला जाता है, समोसे को छोड़ो, समोसा समोसे के पीछे पड़े वहाँ हम सर्जरी वालों को सर्जरी करा थके, फिस्टुला फाइल्स हेमरोइड्स यही होता है रोजाना वहाँ पे, तो वही दिस इज द मेन कॉज इन जोधपुर। जोधपुर में जितने भी मरीज आते हैं वो इसी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट इसी से बड़ा रोजाना फिस्टुला फाइल वही चल रहा है वहाँ पे, वो रिपेयर उसी को चल रहा है, इतने खाते रहते हैं ठीक होते वापस सुबह अगले दिन वहाँ नाश्ते में वही ब्रेकफास्ट भी समोसा खा रहे हैं वहाँ पे, सर्जरी हुई अगले दिन ही, और आप लोग पड़े हुए समोसे, क्या समोसा है क्या समोसा मिलता है, तो रदर क्वालिटी ऑफ समोसा पर इन जोधपुर सबसे खराब मिलता है। अगर आप बाहर कहीं दिलाएगा, आप दिल्ली में खाया हो या जयपुर में खाया हो या कहीं और, इस जोधपुर के अलावा उधर कहीं उस साइड में खाया हो, जो अजमेर जयपुर भिलवाड़ा और दिल्ली जो भी है उधर, तो आपको पता चलेगा कि समोसा क्या होता है। यहाँ पे समोसा कचौरी होता है, कचौरी समोसा होता है, दोनों मिलकर आलू बड़ा होता है और मिर्ची बड़ा होता है, क्योंकि सबका एक ही मसाला होता है, वो एक इतना बड़ा भर के बनाते हैं, राउंड किया तो आलू बड़ा, मिर्ची में डिप किया तो मिर्ची बड़ा, समोसे में बना तो समोसा और कचौरी में बना तो कचौरी, सब एक ही बनता है। इसीलिए वो खाली आप लोगों ने अब उसको छोड़ो और प्लान ये करना है कि अगले नॉट सेट में जब हम सेलिब्रेशन वापस कर रहे होंगे तब आप सब यहाँ सेलिब्रिटी बन के आओगे, ना कि फिर वही बैठ के ना आप ताली बजाना, तालियां बजवानी है बजानी नहीं है, ठीक है। अगली बार सबको क्या करना है,
ताली बजवानी अपने लिए, बजानी नहीं है, कल लास्ट बजानी बस, ठीक है। आगे चले, समोसा खाना है केवल। कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन, सेकंड कॉज इज हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द सॉल्वेंट लॉस इज मोर कंपेयर टू सोल्यूट, एंड द कॉज आर एक्सेसिव रेस्पिरेशन, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, और उस कंडीशन में वाटर ज्यादा लॉस होता है कंपेयर टू सॉल्ट। सॉल्ट भी होता है बट वो कम होता है, पानी ज्यादा, गर्मी होती है जब पानी ज्यादा लॉस होता है। हाइपर वेंटिलेशन होता है, जब हम वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को, या हम सेल्फ जब ब्रीथ करते हैं तो जो एयर होती है वो ड्राई फॉर्म में हम अंदर ले रहे हैं, वो अंदर जाके मॉइस्ट होती है, वापस मॉइस्ट फॉर्म में आउट होती है, तो वाटर का लॉस करते हैं, हम बोलते हैं उसको इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर होता है, लंग से होता है 600 टू 800 आपका इनसेंसिबल लॉस। तो वो ज्यादा हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो ज्यादा लॉस होगा, और उसमें सिर्फ वाटर ही लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहे, तो उससे हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड फीवर। जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा स्किन से लॉस होता है, वाटर लॉस, आपके वापस टेंपरेचर को कूल बॉडी कम करने के लिए वाटर लॉस, हीट से निकलता है, धुआं क्या बनता है, फ्यूम बन के बाहर निकलेगा। डायरिया वेरी इंपॉर्टेंट, लूज वाटरी स्टूल आता है, उससे वाटर लॉस होगा। अर्ली स्टेज किडनी डिजीज जो आगे हम पढ़ेंगे, जब पहले किडनी डिजीज होती है तो एन्यूरिया एंड ओलिगोयूरिया, देन उसके बाद स्टेज आती है पोलीयूरिया। सो कुछ ऐसी डिजीज होगी जिसमें पोलीयूरिया बहुत ज्यादा होता है, उसकी कंडीशन में वाटर लॉस इतना ज्यादा होगा कि बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डायबिटीज इंसिपिडस, इट इज नॉट डायबिटीज मेलाइटस, इट इज डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस क्या है, डीआई रिलेटेड टू एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस नॉट पिट्यूटरी, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां जाके वर्क करता है, नेफ्रॉन तो याद होगा कम से कम, नेफ्रॉन नहीं तो किडनी तो याद है? इतना पढ़ाया, पूरा पढ़ाया था, पता नहीं भूल गए। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये लास्ट पार्ट जहां पे एंडोथेलियल सेल होती है, ये सेल एपिथेलियल सेल्स, यहां पे जाके बाइंड होता है, और ये सिर्फ किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को, नियर बाय 1 to 2 to 3%, जो यहाँ पे 4% के समथिंग जो आता है उसमें से 2 to 3% तक एब्जॉर्ब करके 1% बचता है, जो क्या बनता है, यूरिन बनता है। सो जब ये एडीएच नहीं होगा तो ये जो 3% एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं होगा, 1% से 1 ml यूरिन बन रहा है, तो 3% जब एक्स्ट्रा आएगा तो कितना हो जाएगा, +3, यानी 4 ml बनेगा। 1 मिनट में अगर 4 ml बनेगा तो 60 मिनट में बनेगा 240 ml, और इसको आप जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन बनेगा, और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और ये सिर्फ किसको लॉस कराएगा, वाटर को, किसका काम सिर्फ वाटर रिलेटेड है, इसलिए वाटर लॉस होगा, पीछे क्या बच जाएगा, सोल्यूट, और उसकी वजह से हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसमें तो दो ही हार्मोन हम पढ़ते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, और आई थिंक पूरा इतना बड़ा बड़ा के दिखाया था मैंने यहाँ पे, स्क्रीन पूरी भर भर के दिखाई थी, वो भी भूल गए सब। अभी तो डिजीज वापस आने वाली, वहां यही चाहिए होंगे सारे, नेफ्रॉन ही चाहिए होगा पूरा बस, तब तक तो याद रखो कम से कम, लिख लिया, नेक्स्ट लिख लिया सबने। द नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, लाइक क्रॉनिक इलनेस। हाइपोटोनिक में क्या लॉस होगा, द सॉल्यूट लॉस इज मोर कंपेयर टू वाटर, वाटर लॉस नहीं हो रहा है। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, क्रॉनिक इलनेस, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, लाइक आपने पेशेंट को सिर्फ क्या दिया, हाइपोटोनिक सलाइन दिया, हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। किडनी डिजीज, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, ये सारे क्यों करेंगे, आ रहा है समझ में, वन बाय वन कौन कौन बताएगा। किडनी डिजीज को छोड़ देते हैं वो तो ठीक है, बाकी क्या है, माल न्यूट्रिशन भी ठीक है, माल न्यूट्रिशन में खाई नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, पानी पिएगा बेचारा, पैसे नहीं, गरीब बात। और क्या है, क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक इलनेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, बाकी वाटर नहीं होता है, वाटर तो जाएगा बाहर, बाकी इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाएगा, है ना। एंड एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट विद हाइपोटोनिक सलाइन। सो जब आप हाइपोटोनिक देंगे तो ब्लड की ऑस्मोलिटी और ज्यादा क्या होगी, कम, और ऑस्मोलिटी कम होगी तो सारा फ्लूइड कहां जाएगा, सेल के अंदर, और ज्यादा सेल लेने की सेल फेल होगी, लेकिन तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, पीछे सिर्फ सोडियम और ये बचेगा जो इसके अंदर है, बाकी सारा सेल के अंदर चला जाएगा, तो इसकी वजह से और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो। लेकिन कहां गया क्रॉनिक इलनेस, व्हाट इज क्रॉनिक इलनेस, बहुत पुरानी डिजीज है, जैसे सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसमें कौन सा डिहाइड्रेशन होगा, सीकेडी जानते हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जब किडनी का फंक्शन जो है कितने महीने से ज्यादा, 6 मंथ, 6 मंथ तो बहुत ज्यादा होता है, 3 मंथ, सो 3 मंथ और मोर, 6 महीने तो बहुत ज्यादा, 6 महीने में तो आदमी चला ही जाएगा, 6 महीने तक किडनी का इलाज नहीं किया आप लोग, एक्यूटी चले तो ठीक हो जाएगा, तब तक पेशेंट नहीं रहेगा फिर। सो जब हम सीकेडी की बात करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज आगे पढ़ेंगे, और उसमें हम क्लासिकली क्या देखते हैं पेशेंट में, यूरिन आउटपुट बिल्कुल क्या हो जाता है, ओलिगोयूरिया तो आपका, इसमें हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर वहां मिलेगा, लेकिन उसमें तो एन्यूरिया तक पहुंच जाता है, लेस देन 100 ml हो जाता है, बहुत कम यूरिन आउटपुट आता है, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर रिटेंशन होना चाहिए, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होना चाहिए, या तो क्या लिखा है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्यों भाई बताओ, एन्यूरिया होगा, वो तो एन्यूरिया कारण, तो वही तो बोल रहा हूँ, एन्यूरिया मतलब यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन नहीं आएगा तो फ्लूइड बॉडी में रहेगा, बॉडी में रहेगा तो ज्यादा होना चाहिए ना, डिहाइड्रेशन क्यों होगा, डाइल्यूशन होने से भी तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हाइपरवोलेमिया होगा ना, वो बोल रहा हूँ। शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, कल शिफ्ट करके आना आप लोग, बुक नोटबुक में कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे मैं जो मेरा मेरा नोटबुक में अभी घर जाकर देखता हूँ ना, उसमें कुछ लिखा हुआ तो होता नहीं है, एक तो मैं वो नोटबुक देखता हूँ जो पहले साल की लिखी हुई थी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की, जहाँ पे हिंदी में लिखा होता था, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, तो से ऐसे लिखते थे, हिंदी वाला सिस्टम,
सिस्टम, उसको भी पढ़ता हूं, उससे क्या थोड़ा वो हंसी आती रहती है। चलो, एक जिसमें सिर्फ ये लिखा होता था, अभी जैसे मैंने बोला क्रॉनिक इलनेस में हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों होता है, ये लिखा हुआ है, बाद में वो उसके नीचे लिखा होता है क्यों होता है, इसलिए होता है। तो आप लोग भी ऐसे लिख लो, अब घर जाके देखो कि क्यों होता है, वही तो चाहिए होता है। एक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, पता नहीं, तो उसने बोला कि जो एक आईएएस का एग्जाम होता है, एक आईएएस का एग्जाम होता है और एक जो आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम, जैसे चपरासी बाबू किसी का एग्जाम हो गया, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसने बोला कि आप कोई जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देंगे तो वहां पूछेंगे आपसे कि बाबर का इसका युद्ध कब हुआ था, कौन जीता था, कितने लोग थे, कौन सी जगह हुआ, हल्दी घाटी में हुआ, वहां हुआ, ऐसे पूछते हैं। आईएएस वाले पूछते हैं कि हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ, उन दोनों के बीच में क्यों हुआ, तो वहां पे वो क्यों वाला रीजन है, और वो है इसको सोचने, अपनी जो माइंड है उसको डेवलप करने वाली थिंग। हम लोग रटने वाली, आप लोग यही करते रटने वाली, मैं इधर लिख दिया क्रॉनिक इलनेस, आप घर जाकर रटोगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, क्रॉनिक इलनेस, एक्सेसिव रिप्लेसमेंट विद हाइपोटोनिक फ्लूइड, अगला भूल गए, नहीं होता है ऐसे ऐसे करते। अभी तो आ रहा था, फिर किडनी डिजीज, ओ अभी तो याद था, इतना सिंपल भूल गई मैं। सो ऐसे नहीं करना है, क्यों होता है वो ढूंढो, वहां सारे लॉजिक लगेंगे, आंसर ऐसे आएंगे। ऐसे कोई नहीं आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, और ए क्रॉनिक इलनेस, बी, ऐसे सिंपल, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ नहीं आने वाला। इनसे कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं वो निकालो, उसको इंप्लीमेंट करो, वो आएंगे। ये सुनो, चलो भूल के लाना कल, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। सिम्टम्स, हम हाइपोटोनिक सॉरी हाइपोवोलिमिया पढ़ रहे हैं, और वॉल्यूम जब कम होगा, सबसे पहला सिस्टम जो अफेक्ट होता है वो कौन सा है, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली बीपी क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज, और जब बीपी डिक्रीज तो हार्ट रेट, हार्ट रेट कभी कम नहीं होती, हार्ट रेट हमेशा बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, और वॉल्यूम कम होगा तो भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनसेट करना है। सो हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगा। बाकी तो थिंग्स जो भी है अदर जो है, जैसे सीपी प्रेशर, तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि सीपी किसको इंडिकेट करता है, बेसिकली वीनस रिटर्न को इंडिकेट करेगा। प्रेशर एट द राइट एट्रियम बाय द वीनस रिटर्न, जो वीनस रिटर्न होगा उसके थ्रू, तो वीनस रिटर्न कम होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कम है। नॉर्मल सीपी इज 3 to 8 mm ऑफ एचजी। उसके अलावा कार्डियक सिस्टम में, हाँ पल्स, सो यहाँ पे पल्स कैसी आएगी, वीक पल्स आएगी, वीक 3D पल्स जिसको हम बोलते हैं, वीक 3D पल्स, जिसको हम ग्रेडिंग करें तो +1 1 ही होता है। ग्रेडिंग पता नहीं कितना, 0 1 2 3 4 यही तो होता है, जीरो तो होता नहीं है, होता है क्या जीरो, अरे अपसेंट का मतलब ये तो होता नहीं है, तो वही तो मैं बोला हूँ, जीरो तो नहीं होता है, मतलब पल्स नहीं है तभी तो जीरो है, उसको भी लेटर का जीरो मतलब अपसेंट होना, वो अभी तो बोला मैंने, तो उसको भी घर जाके जीरो मतलब पल्स अपसेंट, पल्स अपसेंट, पल्स अपसेंट जीरो, वो जीरो मतलब नहीं है, क्या नहीं है, पल्स नहीं है तभी तो जीरो है। पल्स +1 मतलब है पर क्या है, वीक है, कमजोर है, ये नॉर्मल पल्स है, ये इसको हम बोलते हैं स्लाइडली फुल पल्स बोलते हैं, और ये हो गया आपका बाउंडिंग पल्स। चलो बता दी। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर में, सो 3D इंक्रीज्ड पल्स रेट, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मैं टाइम भूल गया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पहले तो क्या होता है, तो आंसर इज ड्यू टू सडन चेंज इन पोजीशन, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, दैट इज नोन एज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एंड मेनली ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। सो आपने देखा होगा जब ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं जब, तो जब ब्लड निकालते हैं, निकालने के बाद अगर आप उठ के तुरंत गए तो सीधा नीचे गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपका बीपी सडनली क्या होता है, फुल हो जाएगा, ऑर्थोस्टेटिक स्थिति है, तो जूस सकते हैं वहां पे, जैसे आप नहीं पीते उससे पहले, नहीं देते उससे पहले जूस दे दिए, लो खत्म होते पी लेना है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा वापस, और आप हाइपोटेंशन नहीं होगा। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन, सडन चेंज इन पोजीशन लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, दिस इज नोन एज ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्वेश्चन इसमें आता है कि आप क्या करोगे, तो आंसर इज एडवाइज द पेशेंट टू स्लोली चेंज द पोजीशन, सोया हुआ है तो उसको बोला थोड़ी देर बैठे और फिर खड़े होके फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें, ऐसे सीधा जंप मार के भाग रहा है, पता नहीं मिलेगा नहीं, बाद में कहीं और जाएगा। सो ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है जब हम ये नेक वेन और हैंड वेन की बात करते हैं, तो हाइपरवोलेमिया में वेन बाहर आ जाती है, और जब हाइपोवोलेमिया की बात करते हैं तो पूरी क्या हो जाती है, फ्लैट वेन आपको देखने को मिलती है। सो नेक एंड हैंड वेन्स इज फ्लैट, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स एंड डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर या सीवीपी प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इनको रटने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल है, वॉल्यूम कम होती है क्या होगा, कम, सबसे पहले बीपी कम होता है, बीपी कम हो गया तो फिर हार्ट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, कंपनसेट करने से रेट क्या करेगी, बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी यानी हार्ट रेट बढ़ेगी, बट पल्स जो होगी वो फिर भी आपको पेरिफेरी में कौन सी फील होगी, वीक, यहाँ वॉल्यूम नहीं है तो बहुत वीक पल्स आएगी, आप इधर टच करोगे तो फ्लेट नहीं है, कुछ वेन दिखेगी नहीं, यहाँ पे पूरी फ्लेट होगी, सीवीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब आपका पल्स कम है, वीक पल्स है, तो जो सिस्टम रेस्पिरेटरी के पास, लंग्स के पास जो वॉल्यूम आएगा वो भी क्या आएगा, कम, और गैस एक्सचेंज क्या होगा, लेस, गैस एक्सचेंज लेस, तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन की जो हम बात कर रहे हैं सप्लाई वो भी क्या हो जाएगी, कम, तो फिर लंग्स भी क्या करेंगे, कंपनसेट करके रेट एंड डेप्थ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो सेलो रेस्पिरेशन, नॉट स्लो, इट्स सेलो, डेप्थ एंड रेट का इंक्रीज हो जाना, रेस्पिरेशन आएगा यहाँ पे, और डिस्नी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, वो करें। डिसरिथमिया जो कि ड्यू टू द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, रेट डिसरिथमिया जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो यहाँ पे रेट एंड डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो है आपको मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो बहुत फास्ट फास्ट ऐसे ब्रीथ करेगा पर्सन। न्यूरोमस्कुलर,
सो ब्रेन और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की हम बात करें उनके पास भी वॉल्यूम कम पहुंचेगा तो उनका फंक्शंस भी अल्टर्ड होगा, कम हो गया ज्यादा हो जाएगा, कम होगा। और स्वेटर मसल्स में क्या हो जाएगी, वीकनेस। सो डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी फ्रॉम लेथार्जी टू कोमा। लेकिन यहाँ पे वो जो प्रीवियस हमने देखा था उसमें कोर्स दोनों में अलग अलग था, वहां पे कोर्स था इंक्रीज आईसीपी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही, ब्रेन के पास सप्लाई नहीं जा रही इसलिए। फीवर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, फीवर टेम्परेचर का बढ़ना, क्यों होता है फीवर, हाइपोवोलेमिया में फीवर क्यों होता है? कल आप बहुत सारे नहीं आए थे, कल है ना, आए थे कल, क्या पढ़ाया था, तो इतने लोग थे नहीं। और मैंने पहले ही बोला था कि जो मैं इस बार पढ़ा रहा हूँ वो सारे पार्ट ऑफ उस आपके इमरजेंसी नर्सिंग के टॉपिक ही है, और मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा। और जो मेरे पास 23 लिस्ट है टॉपिक की, उनमें से 11 टॉपिक हो चुके हैं, सिर्फ 12 टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं, और आने वाले 12 ट्यूसडेज में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरा एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे बातों बातों में। फिर आप सोच रहे होंगे मैं तो पढ़ाया नहीं सर, है क्योंकि आप लोग भाग जाते हो या आते ही नहीं हो, ट्यूसडे आज तो छुट्टी है। सो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ही। टाइम की कमी है, बहुत कम टाइम है, 7 मंथ में सिलेबस करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग फिर बोलते हो नहीं रहा सर, क्यों, तो आप लोग आते नहीं हो, फिर डबल पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगता है। हो गया ये, कोई बात नहीं। हाँ ये फीवर बोल गया मैं, फीवर डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस होने से फीवर बढ़ता है, बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है वॉल्यूम कम होने पे, क्यों? सो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसकी वजह से टेंपरेचर जो है, जितना ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉडी के अंदर टेंपरेचर, लाइक गर्म पानी में जितना आप पानी डालते जाओगे वो पानी ठंडा हो जाता है, सर्दी चल रही है, अभी तो एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप उसको जितना ज्यादा बॉईल करेंगे, वाटर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, गर्म होता जाएगा, उसका टेंपरेचर बढ़ता जाएगा। तो सेम बॉडी का मैकेनिज्म, ब्लड वॉल्यूम जितना कम होगा उसका हीट टेंपरेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, फीवर ज्यादा हो सकता है। स्केलेटल मसल्स वीकनेस, अरे लिखो भी जल्दी, नेक्स्ट लिखिए, इसको आज ही कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी छुट्टी हो जाएगा। अभी तो इसमें टाइम है, अभी लिखना है, अभी तो लिखिए। नेक्स्ट, अदर सिम्टम्स लाइक किडनी। सो जब हम रेनल की बात करेंगे तो रेनल को डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, दोनों हो सकता है, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे किडनी ठीक है या नहीं है उसका रोल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ही क्या है ऑलरेडी कम है, तो यूरिन आउटपुट ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो यूरिन आउटपुट इज ऑलवेज डिक्रीज इन द हाइपोवोलेमिया। इंटरकोमेट्री ड्राई स्किन आपको मिलेगी, ड्राई स्किन, कोल्ड ब्लगर, ड्राई माउथ। प्रीवियस वाले पिटिंग वीडियो में था, यहाँ पे आपको ड्राई स्किन पूरी जो है ड्राई आपको देखने को मिलेगी। देखो अब आपकी जो स्पीड है चल रही उधर, हाँ लिख के कुछ नहीं है, जल्दी जाना है, लिखो जल्दी जल्दी है, हो गया देखो है, कोई नहीं, मेरे पास अभी 15 मिनट और है, मैं 15 मिनट में जा सकता हूँ यहाँ से, तो 15 मिनट तक तो मैं पढ़ा सकता हूँ वीडियो। नेक्स्ट, एम्स तो ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से तो 5 मिनट लगेंगे, 25 मिनट पढ़ा सकते हैं मतलब। नेक्स्ट, जे सिस्टम, हमने प्रीवियस में देखा गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, फ्लूइड को अब्सॉर्ब करेगी और कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल सकता है। सो डिक्रीज मोटिलिटी एंड डिमिनिश्ड बाउल साउंड, कॉन्स्टिपेशन इज देयर। थ्रस्ट, ऑब्वियसली जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी कमी होती है, आपको तुरंत प्यास लगती है और आप तुरंत क्या करते हैं, पानी पीते हैं, वो कॉमन मैकेनिज्म है। बॉडी के अंदर थ्रस्ट सेंटर है, कहाँ पे है, ब्रेन में, मेडुला में, किसकी मेडुला में है, और मेडुला इज अ वाइटल सेंटर नॉट थ्रस्ट सेंटर, जहाँ पे आपका कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर्स, आपके रिफ्लेक्स सेंटर, इट इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, पढ़ा है थ्रस्ट सेंटर, ऑस्मो रिसेप्टर, हंगर सेंटर, एंगर सेंटर, सेक्सुअल सेंटर, सारे किसके पास है, टेंपरेचर। डिक्रीज बॉडी वेट इज वेरी कॉमन, हमने प्रीवियस में लिखा था फ्लूइड बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, फ्लूइड कम हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। लेवोलिटी की बात करें तो प्रीवियस वन में सारे डिक्रीज हो गए थे, यहाँ सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। सो लेवोलिटी इंक्रीज, सीरम ऑस्मोलिटी इंक्रीज, हेमेटोक्रिट बॉडी ब्लड यूरिन नाइट्रोजन इंक्रीज, सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज। यहाँ पे जो सोडियम लेवल डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ये सोडियम तो अभी भी उतना ही है, बट इसको हम बोलते हैं, लाइक प्रीवियस वन था डाइल्यूस्टल हाइपोनेट्रीमिया, ये है कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया। यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, सोडियम अभी उतना ही है, तो कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम का लेवल इंक्रीज। Now the last one is the management. नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, 6 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इनमें मेनली 2-3 इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक कैल्शियम और पोटेशियम में तो इनका ईसीजी चेंजेस जो आता है वही पूछते हैं बार-बार एग्जाम में, और आई थिंक ईसीजी तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो यू विल हेल्प मी। हाँ नहीं आई उनकी बात नहीं कर, बाकी लोगों को पढ़ाई होगा थोड़ा दिन पहले, नहीं पढ़ा है, हाँ सर आप पूछोगे बाद में हम तो नहीं पढ़ा, बात ही करता बस। चलो नेक्स्ट आगे लिखिए, आई विल हेल्प यू इन ईसीजी आल्सो, डोंट वरी, थोड़ा बहुत हम हेल्प करेंगे कुछ आपकी, लिखिए। डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो कार्डियक सिस्टम में आएगा, बट शॉर्ट में देखेंगे और समझेंगे। अरे खत्म नहीं करना, रुको भाई रुको जरा रुको, देखिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का गोल तो ठीक है, वापस नॉर्मल लेके आना है। अब इसमें जो 3 टाइप के प्रॉब्लम है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो सेम आइसोटोनिक फ्लूइड लेना है, अगर वहां पे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक दिया तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि फ्लूइड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक में सिर्फ ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, तो हमें ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाना है, इसलिए उसके लिए हमें कौन सा फ्लूइड देना है, आइसोटोनिक, लाइक आरएल और नॉर्मल सलाइन 0.9%। अगर बॉडी में हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हुआ है, इन दैट सिचुएशन हाइपोटोनिक यानी ब्लड की ऑस्मोलिटी कम है, और उस कंडीशन में फ्लूइड सारा मूव हो रहा है सेल में, हमें सेल से वापस लेके आना है, तो हमें ब्लड की ऑस्मोलिटी को
इंक्रीज करना है और उसके लिए हमें देना है हाइपरटोनिक सलाइन। सो हाइपरटोनिक में हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में हाइपरटोनिक सलाइन, उल्टा याद रखना है दोनों का, तो तीनों का मैनेजमेंट याद आ जाएगा। सो ओआरएस देना है वो तो ठीक है, बेस्ट है। आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट में आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड विद आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन विद हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन विद हाइपरटोनिक, तो ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे। तो ये तीन टाइप है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड